देखिए, सत्यजीत रे की जब भी बात होती है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद जिस तरह के परिवार से आते रहे, उनके परिवार में एक लंबी परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के साहित्य, वहाँ की क्रिएटिव जो संसार है, उसमें उनकी एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है कि उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी जो कि उनके दादा थे, किस तरह फिर उनके पिता सुकुमार रॉय और फिर बाद में सत्यजीत रे, अगर आप इस कड़ी को मिलाते जाएं तो आपको पता चलेगा कि बंगाल के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी सत्यजीत रे के परिवार ने जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया, वो एक बहुत स्पेशल, बहुत विशिष्ट व्यक्ति बनकर उभर कर सामने आए। और जहाँ तक बात इसकी होती है कि आजकल तो ये और आजकल तो वो कौन रीजनल सिनेमा और आर्ट हाउस सिनेमा ये सब की बातें करते हुए लोग बहुत डरते हैं। मुझे याद है कि इलाहाबाद में रहते हुए एक बार अडूर गोपालकृष्णन के साथ जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ भले हिंदी समाज में इस बात को लेकर एक संशय, एक डाउट बना रहता हो कि आर्ट हाउस सिनेमा बिज़नेस करेगा नहीं करेगा, लेकिन ख़ुद उनके यहाँ केरल में वो बोलते हैं कि लोग तो लाइन लगाकर फिल्मों के लिए टिकट लेते हैं और बेशक वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा ना हो, लेकिन जो सिनेमा मलयालम में अडूर गोपालकृष्णन और उनके साथियों ने बनाया, उसको उतनी ही लोकप्रियता है जो बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों को, शोले या इस तरह की फिल्मों को होती है। तो उनके लिए ये एक बिल्कुल अजीब चीज़ थी जिसमें उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि आप उसको आर्ट हाउस और ऐसे अलग मत कीजिए। हमारे यहाँ तो हम लोगों की फ़िल्में जो अलग और विशिष्ट फिल्में हैं, उनके भी दर्शक उसी संख्या में हैं। उसी तरह से बंगाल की दुनिया में अगर आप सत्यजीत रे की फिल्में देखें, जो कि ख़ुद उन्होंने पथेर पांचाली से शुरू की अपनी फिल्म यात्रा, लेकिन वो कभी भी अपने समाज की जड़ों से, उसकी कहानियों से और उसकी संस्कृति और उसकी जो परंपरा है उससे वो हटे नहीं। तो कभी ये भी देखने की बात होती है कि विशिष्ट होकर सिनेमा, यानी अपनी ज़मीन में विशिष्ट होने से सिनेमा विशिष्ट होता है। बाद में ये काम हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं। साउथ में तो हमने देखा ही, महाराष्ट्र में जो मराठी फिल्में उभर कर सामने आई, उसकी वजह भी यही थी, यही रहती है कि वो अपने समाज, अपनी बोली, भाषा, उनके चरित्रों के बीच से वो निकलती है। हम लोगों की चूँकि हिंदी के अलग अलग रूप हैं और वो एक व्यापक और कॉस्मोपॉलिटन होने के चक्कर में हिंदी के इतना फैलाव है हिंदी का कि वो बहुत विशिष्ट हो नहीं पाती। वो यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का सिनेमा नहीं हो पाता, बल्कि वो एक ऐसा शहरी हिंदी सिनेमा होता है जिसका अपनी परंपरा और संस्कृतियों से लेना देना कम होता है। तो ऐसी फिल्में हिंदी की भी ज़्यादा देर तक चलती हैं और ज़्यादा देर तक असर करती हैं, जो अपनी संस्कृति और उसकी अपने समाज की विशिष्ट जड़ों में हों। तो मैं तो यही कहूँगा कि सत्यजीत रे चूँकि ख़ुद एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं और उन्होंने फ़िल्म कला के जो विभिन्न आयाम हैं उनमें उन्होंने अपने आप को मास्टर किया। अपनी फ़िल्मों का संगीत हो, चाहे उसकी पूरी स्क्रीन प्ले के इलस्ट्रेशंस बनाकर वो प्लान ढंग से जिस तरह से काम किया करते थे और जिस तरह से विषयों का चुनाव करते थे और कहानी को कहने और फिल्म कला के विभिन्न अवयवों का इस्तेमाल जिस तरह करते थे, तो आज बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम सत्यजीत रे की फ़िल्म कला को एक बार दोबारा देखें और उसको ठहर कर, समझ कर, इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो क्या है जो हमको सत्यजीत रे की उनके पूरे जीवन काल में बनी हुई, चाहे वो फ़ीचर फिल्में हों, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हों, शॉर्ट फिल्में हों, उन सब में उनकी एक छाप, एक इम्प्रिंट उनका देखने को मिलता है। तो अगर आप फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं तो सत्यजीत रे की सभी फिल्मों को बारी बारी से देखने की कोशिश कीजिए। वो आपको एक अलग समृद्धिकारी एक अनुभव में पहुँचाएंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो गोपी गायन बाघा बहन मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें एक मौज मस्ती और बच्चों की कहानी के हिसाब से अगर उसको कहा जाए तो ज़्यादा लोग, चाहे वो सोनार केल्ला हो, चाहे वो गोपी गायन बाघा बहन हो, लेकिन उसके बहाने उन्होंने बड़े सवाल उसमें खड़े किए हैं और म्यूज़िकली वो बहुत एक रिच फिल्म है। चारुलता भी बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैं अगर
पहले कहना होगा तो मैं शायद गोपी बहन बाघा बहन का नाम लूँगा।